नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे चौहान राजवंश, और चौहान राजवंश के अंदर हमने सबसे पहले चर्चा की सांबर के चौहानों की, उनकी शाखाओं की। फिर हमने बात की अजमेर के चौहानों की, और अजमेर के चौहानों में हमने सबसे लास्ट में चौहानों के सबसे प्रतापी शासक, सबसे इंपॉर्टेंट शासक के बारे में पढ़ा, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में। पृथ्वीराज का जन्म है वो 1166 ईस्वी में अनिलवाड़ गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी। इनके घोड़े का भी नाम मिलता है हमें नाट्यरंबा। इनके उपनाम मिलते हैं दल पुंगल, सह पिथोरा, रहस्यमय शासक और अंतिम हिंदू सम्राट। पृथ्वीराज चौहान वो 11 वर्ष के अल्पायु में शासक बने तो इनकी सरक्षिका भी नियुक्त की गई, और इनकी जो सरक्षिका थी वो इनकी माता कर्पूरी देवी थी, जो राजस्थान की प्रथम महिला सरक्षिका भी है। और इनका पीएम है वो कदमवास केमास को नियुक्त किया गया, सेना अध्यक्ष भुवनमल को। अब पृथ्वीराज चौहान वो 11 वर्ष के अल्पायु में शासक बने तो उनके सामने कई राजनीतिक चुनौतियां थी। सबसे पहले चचेरे भाई नागार्जुन का दमन 1178 ईस्वी में, फिर बंडानक जाति का दमन 1182 ईस्वी में, फिर महोबा के चंदेलों का दमन 1182 ईस्वी में, फिर चालुक्यों से संघर्ष और संधि, जो संघर्ष हुआ वो 1184 ईस्वी में और संधि 1187 ईस्वी में, फिर चौहान गढ़वाल वेमन से 1189 ईस्वी में, फिर तुर्कों से संघर्ष। पृथ्वीराज चौहान ने तुर्कों से दो संघर्ष किए थे, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में और त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। त्राइन का द्वितीय युद्ध वो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं और अजमेर पर गौरी का अधिकार हो जाता है। तो गौरी यहाँ पर अपना एक व्यक्ति नियुक्त कर देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान है उनका पुत्र था गोविंद राज, वो यहाँ अजमेर से चौहानों की एक शाखा लेकर रणथंभौर चला जाता है और रणथंभौर के चौहानों की स्थापना करता है। और कई इतिहासकार यह भी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के बाद उनके पुत्र गोविंद राज ने 2 साल गौरी के अधीन रहकर अजमेर में शासन भी किया था। उसके बाद एक शाखा लेकर रणथंभौर चला गया था 1194 ईस्वी में। तो साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। तो साथियों, आज की क्लास में हम देखेंगे रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। तो साथियों, मैंने आपको बताया था 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र गोविंद राज क्या करता है, चौहानों की एक शाखा लेकर रणथंभौर आ जाता है। तो साथियों, सबसे पहली बात देखें इनकी, तो 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पुत्र गोविंद राज रणथंभौर के चौहान साम्राज्य की स्थापना करता है। साम्राज्य की स्थापना। और रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक पूछे तो रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक गोविंद राज। 1194 ईस्वी। अब साथियों, जो गोविंद राज है वो 1194 ईस्वी के अंदर एक शाखा लेकर रणथंभौर आ जाता है और रणथंभौर में चौहान साम्राज्य की स्थापना करता है। अब बात करें गोविंद राज, तो गोविंद राज ने कोई खास विशेष कार्य नहीं किया था। अगर हम रणथंभौर के चौहानों में अगर जो शासक देखेंगे वो है हमीरदेव चौहान, क्योंकि जो हमीरदेव चौहान है उसने स्थापत्य कला और साहित्य कला उनका सबका विकास किया था। जो बाकी आए थे जो शासक थे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, इतिहास में उनकी कोई जानकारी नहीं मिलती, तो वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमें उनका क्रम ध्यान में रखना है कि कौन से के बाद कौन सा शासक आया था। तो सबसे पहले बात करें गोविंद राज की, तो सबसे पहले आया गोविंद राज। उसके बाद आया प्रहलादन, फिर आया था वीर नारायण,
जिसे वालन भी कहा जाता था। उसके बाद आया था वाघभट्ट, फिर जेतर सिंह या जयसिम्हा, उसके बाद आता है हमारे हमीर देव चौहान। तो साथियों ये जो शासक है रणथंभौर के चौहान शासक है, सबसे पहले आते हैं हमारे गोविंद राज। तो गोविंद राज की देखो क्या खास बात है, इसकी कोई खास जानकारी नहीं मिलती, विशेष कार्य नहीं किया था इसने, लेकिन यह रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था। संस्थापक। फिर बात करें प्रहलादन की, तो प्रहलादन की कोई खास जानकारी नहीं मिलती हमें, इतिहास के अंदर इसके बारे में कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि जो रणथंभौर के चौहान उनमें जो भी स्थापत्य विकास, कला साहित्य विकास जो भी किया था वो हमीरदेव चौहान ने किया था। तो रणथंभौर के चौहानों में जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक है वो हमारे हमीरदेव चौहान है, लेकिन इनका हमें क्रम ध्यान रखना है। सबसे पहले गोविंद राज आया, फिर प्रहलादन, फिर वीर नारायण, उसके बाद वाघभट्ट, फिर जेतर सिंह, और फिर हमारा जो आता है हमीरदेव चौहान, जो इंपॉर्टेंट शासक है। तो साथियों प्रहलादन की कोई खास विशेष बात नहीं मिलती, लेकिन वीर नारायण की एक बात मिलती है। वीर नारायण की क्या 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने धोखे से दिल्ली बुलवाकर मरवा दिया तथा रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद साथियों आता है वाघभट्ट, और वाघभट्ट क्या करता है, रणथंभौर पर पुनः अधिकार किया। रणथंभौर पर पुनः अधिकार किया। और साथियों फिर आता है जेतर सिंह या जयसिम्हा, इसी का तीसरा पुत्र था हमीरदेव चौहान। तीसरा पुत्र। और जो हमारे हमीरदेव चौहान वो 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक रणथंभौर के शासक। तो साथियों बात करें गोविंद राज की, तो गोविंद राज है वो रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक है। उसके बाद शासक आता है प्रहलादन, जिसने कोई विशेष कार्य नहीं किया, कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। फिर आता है वीर नारायण या वालन। तो वालन की क्या है, वालन को 1226 ईस्वी में दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश, वो क्या करता है, दिल्ली बुलवाकर धोखे से मरवा देता है और रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद आता है वाघभट्ट। वाघभट्ट ने रणथंभौर पर पुनः अधिकार किया। फिर आता है जेतर सिंह या जयसिम्हा, जिसका तीसरा पुत्र था हमीरदेव चौहान, और हमीरदेव चौहान ही 1282 से 1301 ईस्वी तक रणथंभौर के शासक रहे थे। यही रणथंभौर में इंपॉर्टेंट शासक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो साथियों ये जो शासक हैं इनका कोई विशेष कार्य नहीं है, लेकिन इनको याद रखना कि सबसे पहले गोविंद राज आया, उसके बाद प्रहलादन, फिर वीर नारायण, फिर वाघभट्ट, फिर जेतर सिंह, और फिर आता है हमारे हमीरदेव चौहान। तो साथियों एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं आगे।
अब साथियों बात करें हमीरदेव चौहान की। हमीरदेव चौहान 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक। तो साथियों अब सबसे पहले इनके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो इनका पिता, फिर माता, फिर पत्नी, पुत्री। पुत्री का भी नाम याद रखना जरूरी है साथियों, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर घोड़े का नाम, उसके बाद आते हैं इनके उपनाम, इनकी रचना भी है एक, और दरबारी विद्वान। तो साथियों बात करें इनके पिता की तो वो तो मैंने आपको बताया था, जयतरसी या जयसिम्हा का तीसरा पुत्र था। तो पिता थे इसके जयतरसी। माता थी हीरादे। पत्नी का नाम था रंगदे। और इनकी पुत्री का नाम था पद्मला या देवल दे। घोड़े का नाम मिलता है बादल। और इनके उपनाम मिलते हैं हठी शासक। हठी शासक और शरणागत की रक्षा करने वाला। फिर साथियों बात करें इनकी रचना की तो इनकी एक रचना श्रृंगारहार। और दरबारी विद्वान की बात करें तो इनके दरबारी विद्वान थे बीजादित्य और राघव देव। और ये राघव देव इनके गुरु भी थे। तो साथियों बात करें हमीरदेव चौहान की तो हमीरदेव चौहान का जो शासन काल है वो 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक रहा था। और इनके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें, इनके राशन कार्ड की बात करें तो इनके पिता का नाम जेतरसी, माता का नाम हीरादे, पत्नी का नाम रंगदे और पुत्री का नाम पद्मला देवल दे। इनकी पुत्री का नाम भी ध्यान में रखना जरूरी है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। इनके घोड़े का नाम हमें बादल मिलता है। इनके उपनाम मिलते हैं हठी शासक, ये हट बहुत किया करते थे और अपने हट के कारण इतिहास में जाने गए। और दूसरा शरणागत की रक्षा करने वाला। इनकी एक रचना है, यह भी पूछ ली जाती है कि हमीरदेव चौहान की रचना, तो इनकी रचना है श्रृंगारहार। और इनके दरबारी विद्वान की बात करें तो दरबारी विद्वान थे बीजादित्य और राघव देव, जो इनके गुरु भी थे और इनके दरबार की ये शोभा बढ़ाया करते थे। तो इन जो हमीरदेव चौहान है वो राघव देव को अपना गुरु बना लेता है। अब ये जो हठी शासक है ये अपनी हट के लिए इतिहास में जाने गए। तो साथियों इनकी हट को लेकर एक प्रचलित कहावत भी है। तो बात करें प्रचलित कहावत की प्रचलित कहावत प्रचलित कहावत सिय गमन सत्पुरुष वचन कदलन फलत एक बार। तिरिया तेल हमीरठ, तिरिया तेल हमीरहट, चढ़े ना दूजी बार।
तो साथियों जो हमीरदेव चौहान है उसके लिए एक प्रचलित कहावत भी है कि सिय गमिन सतपुरुष वचन कदलत फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। जैसे कि सिय गमन, शेर जिस रास्ते से जाता है वापस मुड़ के उस रास्ते से नहीं आता, कभी भी उस रास्ते को नहीं देखता, क्योंकि जब वो शिकार के लिए जाता है ये नहीं सोचता वो आगे चल कर कि पीछे कोई लुका छिपा रह गया होगा वापस देखूं। ऐसा हमारे साथ तो बहुत बार होता है, जैसे अगर हम कोई किताब है उसमें कुछ ढूंढ रहे हैं तो हम 10 बार उसके पेज इधर उधर कर देते हैं लेकिन वो हमें नहीं मिलता। लेकिन ऐसा शेर के साथ नहीं होता। जब वो शिकार के लिए जाता है वो जिस रास्ते से एक बार चला गया तो उस रास्ते में कोई शिकार नहीं है। सतपुरुष वचन, जो सतपुरुष होते हैं वो एक बार अपने मुंह से जो निकाल देते हैं, जो उनकी बात होती है, पहले वाले जमानों में कहा भी जाता था कि मैंने उसको जुबान दे दी है, बात कर दी है। मानो कोई चीज है, वो किसी से बात कर ली कि ये 2000 रुपये में तेरे को दी, और अगला कह देता था कि हाँ ठीक है ये 2000 रुपये में मैं ले लूंगा, कल आपको पैसे ला कर दूंगा, तो वो उसकी जुबान हो जाती थी। उसके बाद अगर कोई आके ये कहे कि आपने उसको 2000 रुपये में दिए, मैं आपको 20,000 रुपये देता हूँ, तो वो सतपुरुष है, वो अपनी जुबान है, वो बात से नहीं मुकरते थे कि मैंने बात कर ली है, जुबान दे दी है। आज के जमाने में तो नट जाते हैं, मतलब मना कर देते हैं, 20,000 का नाम सुनते हैं कि 2000 में दे रहे हैं, ये 20,000 दे रहा तो इसको दे दें। लेकिन वो सतपुरुष हुआ करते थे जो उनके जुबान है, जो बात कहते थे उनकी वैल्यू होती थी। और कदलत फलत एक बार, जो केले का पेड़ होता है वो एक बार ही फल देता है, अगर उसने एक बार फल दे दिया उसके बाद उसको काटो और फेंक दो, दूसरी बार वो फल नहीं देता। तिरिया तेल, जो शादी ब्याह होते हैं उनमें दूल्हा और दुल्हन होते हैं, उनके तेल वगैरह चढ़ता है तो कहते हैं कि तेल वगैरह चढ़ने के बाद कहीं नहीं जाते, और तेल वगैरह चढ़ने के बाद वो शादी ब्याह नहीं रुक सकता, चाहे माँ मरो बाप मरो कुछ भी मरो। तो उसी प्रकार हमीर हट है जो चढ़े ना दूजी बार। जैसे शेर है, सिय गमन सतपुरुष वचन कदलत फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो हमीर हट भी तिरिया तेल शेर वाली बात है, जो सतपुरुष वाली बात है, इन्हीं की तरह हमीर हट जो एक बार जो दूसरी बार नहीं चढ़ सकता। अगर हमीर ने जो सोच लिया कि मुझे ये काम करना है तो शाम होने से पहले वो काम करेगा, ये नहीं कि शाम हो गई या सोचेगा नहीं हुआ तो कल कर लेंगे या फिर रहने दे छोड़ना। हमीर ने जो हट कर लिया वो तो वो करके ही रहेगा, और अपने हट के लिए ये इतिहास में जाना गया था, इसे हटी शासक भी कहा जाता है। तो साथियों एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं आगे। तो साथियों हमने बात की थी हमीरदेव चौहान के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके राशन कार्ड के बारे में, और इनके प्रचलित कहावत थी उसके बारे में। अब बात करते हैं साथियों हमीरदेव चौहान की जानकारी हमें कहां से मिलती है, इनके जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो बात करें हमीरदेव चौहान की जानकारी के स्रोत की, हमीरदेव की जानकारी के स्रोत, तो साथियों सबसे पहले है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, फिर आता है हमीर रासो, हमीर हट, सुरजन चरित्र, हमीर रायण, हमीर बंधन, राजा हमीररा कवित, राजा हमीररा कवित, फिर साथियों मिलती है खजाइनुल फुतूह, खजाइनुल फुतूह।
तो साथियों ये जो सारी रचनाएं है वो हमें हमीरदेव चौहान की जानकारी देती है, चाहे इनमें एक लाइन ही लिखी हो, लेकिन इन रचनाओं से हमीरदेव चौहान की हमें जानकारी मिलती है। तो बात करें हमीर महाकाव्य की, तो ये नयन चंद्र सूरी की रचना है। नयन चंद्र सूरी। हमीर राज है जोधराज की। हमीर एट चंद्रशेखर की। सुरजन चरित्र भी चंद्रशेखर की। हमीर रायण है वह बढ़ाऊ व्यास। हमीर बंधन अमृत कैलाश। और राजा हमीर कवित भट्ट खेमा। और खजाइन उल फुतू है अमीर खुसरो। तो साथियों जो रचना है हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, हमीर हट, सुरजन चरित्र, हमीर रायण, हमीर बंधन, राजा हमीर कवित, खजाइन उल फुतू है, इन सारी रचनाओं में हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। और इनके जो रचनाकार हैं वो है हमीर महाकाव्य के नयन चंद्र सूरी, हमीर रासों के जोधराज, हमीर हट के चंद्रशेखर, सुरजन चरित्र के भी चंद्रशेखर, हमीर रायण के बढ़ाऊ व्यास, हमीर बंधन के अमृत कैलाश, राजा हमीर कवित भट्ट खेमा और खजाइन उल फुतू के अमीर खुसरो हैं, जिनसे हमें हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। अब साथियों जो हमीरदेव चौहान है उसने दिग्विजय नीति का प्रयोग किया, और दिग्विजय नीति का प्रयोग करके जो अपने आसपास के जो भी साम्राज्य थे उनको अपनी ओर मिला लिया। तो ये जो हमीरदेव चौहान है वो दिग्विजय नीति का प्रयोग करता था। तो साथियों इसकी एक बात और है कि हमीर देव चौहान ने दिग्विजय नीति का प्रयोग करके निम्न शासकों को पराजित किया। निम्न शासकों को पराजित किया। सबसे पहले आते हैं धार एमपी, जिसके शासक थे परमार भोज। फिर आते भीमरस यूपी, जिनके शासक थे अर्जुन। मेवाड़ समर सिंह। फिर आता मेवाड़, मेवाड़ का शासक था समर सिंह। उसके बाद आता आबू, और आबू का शासक था प्रताप सिंह। तो साथियों हमीरदेव चौहान है वो दिग्विजय नीति का प्रयोग करके निम्न शासकों को पराजित किया। सबसे पहले धार एमपी के परमार भोज को, फिर भीमरस के अर्जुन को, उसके बाद मेवाड़ के समर सिंह को, फिर आबू के प्रताप सिंह को। यह दिग्विजय नीति का प्रयोग करता था और अपने जो आसपास के साम्राज्य थे उनको जीतकर अपनी ओर मिला लिया करता था। और साथियों हमीरदेव चौहान की एक बात और मिलती है कि इसने अपने जीवन में हमीरदेव ने अपने जीवन में अपने जीवन में 17 में से 16 युद्धों में
16 युद्धों में विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त की। और साथियों इसने कोटियेज ने यज्ञ का आयोजन करवाया। हमीर देव ने कोटियेजन यज्ञ का आयोजन करवाया। तो साथियों हमीरदेव चौहान है, उसने अपने जीवन में 17 युद्ध किए थे, जिसमें से उसने 16 युद्धों में विजय प्राप्त की। और जो लास्ट का युद्ध था 1301 ईस्वी में किया था, उसमें तो वो मारा ही गया था। उसने अपने जीवन में 17 युद्ध किए, कोई भी युद्ध में हारा नहीं। और जो लास्ट युद्ध था जिसमें वो हारा था 1301 ईस्वी में, उसमें तो वो मारा गया। ठीक है, तो जो हमीरदेव चौहान है उसने 17 में से 16 युद्धों में विजय प्राप्त की। उसने अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा था, और जिस युद्ध में हारा उसमें वो मारा गया। और इसने कोटियेजन यज्ञ का प्रयोग यज्ञ का आयोजन करवाया था। पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो जैसे अश्वमेध यज्ञ वगैरह करवाया करते थे, तो इसने भी कोटियेजन यज्ञ करवाया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है जो एग्जाम में पूछी गई है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि इस कोटियेजन यज्ञ का पंडित है, पुरोहित है, वो कौन था। तो इसका जो पंडित था वो था विश्वरूपम। इस यज्ञ का पंडित कौन था? विश्वरूपम। और यही बात एग्जाम में पूछी गई है। विश्वरूपम। तो साथियों जो हमीरदेव चौहान है, हमने बात की उसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। कुछ निम्न रचनाएं हैं जिससे हमें हमीरदेव चौहान की जानकारी मिलती है। फिर उसने दिग्विजय की नीति का प्रयोग करके कुछ शासकों को हराया था। धार के शासक परमार भोज को, भीमरस के अर्जुन को, और मेवाड़ के समर सिंह को, आबू के प्रताप सिंह को। और जो हमीरदेव चौहान है उसने अपने जीवन में 17 युद्ध किए, जिसमें वो कोई भी युद्ध में नहीं हारा था। लेकिन जिस युद्ध में हारा था लास्ट का जो 17वां युद्ध था 1301 ईस्वी में, उसमें वो मारा गया था। और बाकी अपने जीवन में उसने कोई भी युद्ध नहीं हारा था। और उसने कोटियेजन यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसका पंडित है, पुरोहित है, वो विश्वरूपम था। और यही बात एग्जाम में पूछी गई है इस पंडित के बारे में कि कोटियेजन यज्ञ का पंडित जो पुरोहित है वो कौन था। तो वो पंडित है वो विश्वरूपम था। तो साथियों एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर हम आगे बात करेंगे। तो साथियों अब आगे की बात करें तो दिल्ली के दो शासक हुए थे, जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। और उन दोनों के रणथंभौर पर आक्रमण होते हैं। तो साथियों हम अब चर्चा करेंगे जलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण की। तो साथियों दिल्ली के दो शासक थे, जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। दोनों ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, जो हमारे इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे जलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण की। तो साथियों सबसे पहले देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर आक्रमण। जो हुआ था 1291 और 92 में। तो साथियों बात करें जलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर आक्रमण की, तो साथियों इधर हमारे रणथंभौर है राजस्थान में। ये हो गया हमारे रणथंभौर। रणथंभौर। और इधर है हमारे दिल्ली। ये हो गई दिल्ली। और जो दिल्ली का शासक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और इधर हमारे रणथंभौर का शासक था हमीरदेव। हमीरदेव चौहान।
तो साथियों ये रणथंभौर दुर्ग है, और इधर जो दिल्ली का शासक था वो जलालुद्दीन खिलजी था, तो वो रणथंभौर पर 1291 और 92 में आक्रमण करता है। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, अपने 3 सेनापति भेजता है। क्या भेजता है? 3 सेनापति। पहला था मलिक खुरम, मलिक खुरम, दूसरा अहमद सरजिंदर, अहमद सरजिंदर, और तीसरा था कुर्बे आलम। कुर्बे आलम सेनापति। कौन से पति थे ये? सेनापति। तो साथियों जलालुद्दीन खिलजी है वो अपने 3 सेनापति है उनको आक्रमण करने के लिए, इन तीनों सेनापतियों की नेतृत्व में सेना भेजता है रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए। तो ये तीनों सेनापति क्या करते हैं? रणथंभौर पर आक्रमण। ये तीनों रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं। लेकिन साथियों जो हमारे रणथंभौर दुर्ग है उससे पहले एक और दुर्ग है, यहाँ पे रणथंभौर के पास में एक और दुर्ग है जो रणथंभौर दुर्ग है वहां पर, जिसे जाइन दुर्ग या जो वहां के स्थानीय लोग हैं उसे छाण दुर्ग के नाम से जानते हैं। छाण दुर्ग के, और इसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। तो साथियों जो जाइन दुर्ग है या फिर जो स्थानीय लोग छाण दुर्ग के नाम से जानते हैं वो हमारे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है। देखो साथियों जो पहले के राजा महाराजा होते थे ना वो ऐसे पहाड़ियों पे जब दुर्ग बनवाते थे, तो जैसे यहाँ पे दुर्ग है, यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग था, तो यहाँ पे नीचे ये जाइन का दुर्ग था। तो क्या होता था जब कोई दुश्मन सेना या फिर जो भी आक्रमण करने के लिए आता था वो पहले इस दुर्ग पे आक्रमण करता था। ये जो दुर्ग है ये इस दुर्ग की कुंजी हुआ करता था। तो पहले इस दुर्ग पे आक्रमण होता तो यहाँ पे जो राजा रानियां होती थी उनको सूचना मिल जाती, तो वो सतर्क हो जाते थे, या फिर सुरंग से कोई रास्ता होता भागने के लिए तो वो वहां से भाग के निकल जाते थे। तो पहले इस दुर्ग को जीतना जरूरी होता था, तभी तो यहाँ पे ये पहुंच पाएंगे। तो ये जाइन दुर्ग है, तो जलालुद्दीन खिलजी को जो सेनापति उनको क्या करना था, पहले इस दुर्ग को जीतना जरूरी था, उसके बाद ही तो ये दूरी जो तय कर पाएंगे और रणथंभौर दुर्ग के पास पहुंचेंगे। तो इस दुर्ग की कुंजी कहाँ जाता था, तो सबसे पहले इस दुर्ग को जब कुंजी मिलेगी तभी तो ताला खुलेगा, तो इस दुर्ग को जीतना जरूरी था। तो ये जो जलालुद्दीन खिलजी के ये क्या करते हैं, जाइन दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। अब साथियों जो ये जो कुंजी होता था, जाइन दुर्ग था, इनमें भी क्या कोई संरक्षक वगैरह हुआ करता था, तो जरूर इनमें भी किलेदार हुआ करते थे। क्या होते थे? किलेदार। और जो जाइन दुर्ग का किलेदार था वो था गुरुदास सैनी। गुरुदास सैनी। अब ये जो तीनों सेनापति है ये जाइन दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, तो ये जो किलेदार है गुरुदास सैनी ये मारा जाता है। क्या हो गया? मारा गया। मारा गया। और साथियों जो ये जाइन दुर्ग है इस पर जो ये जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, इस पर क्या कर लेता है, जाइन दुर्ग पर अधिकार। अब जलालुद्दीन खिलजी ने जाइन दुर्ग पर तो अधिकार कर लिया, और जो ये गुरुदास सैनी था जो किलेदार था वो मारा गया। तो अब साथियों वो बढ़ते हैं रणथंभौर दुर्ग की ओर, और जो रणथंभौर दुर्ग है उसकी घेराबंदी कर लेते हैं। लेकिन रणथंभौर दुर्ग से बाहर कोई नहीं निकलता है, उसमें इतने पर्याप्त साधन थे खाने पीने के, पानी के, कि कोई कमी नहीं आती है, पूरी आपूर्ति हो जाती है। तो ये जो रणथंभौर दुर्ग है इसकी जलालुद्दीन खिलजी ने कहा जाता है 8 से 10 महीने तक घेराबंदी रखी थी। क्या रखी थी? रणथंभौर दुर्ग की 8 से 10 माह तक घेराबंदी। तो साथियों जलालुद्दीन खिलजी है वो जाइन दुर्ग पर अधिकार कर लेता है, उसके बाद जो रणथंभौर दुर्ग है उसकी घेराबंदी कर लेता है। लेकिन ये 8-10 महीने तक घेराबंदी रखते हैं, लेकिन इस दुर्ग से कोई बाहर नहीं निकलता। जो भी खाने पीने का जो सामान था उनकी आपूर्ति हो रही थी, कोई कमी नहीं आई।
सारे चारों तरफ बैठे रहते हैं। ऐसा कहा जाता है जो रणथंभौर दुर्ग है वो सबसे सुरक्षित दुर्ग है, क्योंकि यह चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। तो अब जो जलालुद्दीन खिलजी है वो 8-10 महीने हो गए यहाँ पे बैठा था हमीरदेव चौहान के चक्कर में, इस रणथंभौर दुर्ग के चक्कर में। तो ये सोचता है कि मैं इधर गंगा लूटने के लिए आया हूँ और मैं वहां से तो आ गया, तो दिल्ली तो खाली है, अभी दिल्ली के अंदर तो कोई है ही नहीं, और उधर पीछे से अगर मेरी लंका लूट गई तो मैं तो ना घर का रहूंगा ना घाट का। तो ये क्या करता है कि सेना को आदेश देता है 8-10 महीने बाद कि चलो वापस दिल्ली चलते हैं, छोड़ो इस दुर्ग को, हमें नहीं जीतना, नहीं करना। तो जब सेना होती है वो कहती है कि तेरे को अगर ये करना ही नहीं था, वापस ही दिल्ली जाना था, तो पहले ही बोल देता, 1 महीने बाद ही बोल देता, वापस दिल्ली चले जाते, क्यों यहाँ पे 8-10 महीने बिठा के रखा था, 8-10 महीने खराब कर दिए। तो ये जो बात है ये जलालुद्दीन खिलजी से क्या करता है, इनका एक सलाहकार था मलिक अहमद चाप, सलाहकार का क्या नाम था याद रखना, सलाहकार मलिक अहमद चाप। तो ये सलाहकार पूछता है कि अगर आपको ऐसा करना ही नहीं था, पहले दिल्ली, अगर दिल्ली जाना था तो 8-10 महीने तक इस दुर्ग की घेराबंदी क्यों की? अभी तो 8-10 महीने हो गए, कितना और उनके पास साधन होंगे खाने पीने के जो भी हैं, अभी तो खुलेगा, 1-2 महीने और लग जाएंगे, लेकिन दुर्ग तो कभी तो खुलेगा, इतनी तो आपूर्ति नहीं हो सकती, दुर्ग के अंदर इतना कुछ नहीं हो सकता कि वो उनकी आपूर्ति होती रहेगी। और है तो जो जलालुद्दीन खिलजी है वो देखो, आपने लोमड़ी वाली कहानी तो सबने सुन रखी है कि अंगूर हाथ ना आए तो क्या है, अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी बार बार उछलती है अंगूरों के लिए, लेकिन वो जब उसके हाथ नहीं आते तो वो थक कर चली जाती है और क्या कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। वैसे अगर हम किसी चीज के पीछे पड़े रहे, अगर वो चीज मिल गई तो अच्छी है और अगर नहीं मिली तो बेकार है। तो जलालुद्दीन खिलजी वो अपने सैनिकों के सामने क्या बोलता है इस मलिक अहमद साहब को, और जो इसको जो कथन कहता है, जेके का जो कथन है, इस सारी बात का हमारे जो सारांश है, इंपॉर्टेंट बात है वो वही है जो जलालुद्दीन खिलजी जेके का कथन था। तो जेके का कथन क्या था, जेके का कथन ये कहता है, मैं ऐसे 10 दुर्गों को 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल बराबर भी महत्व नहीं देता। और जेके का ये कथन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब वो शासक था तो अपनी सेना को कुछ तो कहेगा बुलाने फुसलाने के लिए, ये थोड़ी कहेगा कि ये बाहर नहीं निकल रहे हैं और नहीं हो रहा है, वही लोमड़ी वाली कहानी की अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, उसी प्रकार। तो इसने अपनी सेना में अपनी इमेज रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए क्या कह दिया कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। और ये जो पूछा था वो इनका सलाहकार था मलिक अहमद चाप, इसको याद रखना, मलिक अहमद चाप के द्वारा पूछने पर जेके का कथन था। जेके का मतलब जलालुद्दीन खिलजी, और हमारे आगे आएगा अलाउद्दीन खिलजी। एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी और जेके का मतलब जलालुद्दीन खिलजी। तो जेके का कथन था, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल बराबर में महत्व नहीं देता। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, इस दुर्ग की रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी हटाकर वापस अपने दिल्ली चला जाता है। तो साथियों, आज की क्लास में हमने चर्चा की थी रणथंभौर के चौहानों की। रणथंभौर के चौहान है, उनकी जो स्थापना है वो 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज III के पुत्र गोविंदराज द्वारा की गई। फिर साथियों हमने देखा था जो हमारे शासक हुए थे रणथंभौर के, जिन्होंने कोई खास विशेष कार्य नहीं किया था, जो सिर्फ बस आए और चले गए, तो उनकी इतिहास में भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। सबसे पहले गोविंदराज है जो संस्थापक है रणथंभौर के चौहानों का, फिर प्रहलादन आया, फिर वीर नारायण या वालन आया। वालन की एक बात मिलती है 1226 ईस्वी में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने धोखे से बुलवाकर उसे मरवा दिया और रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद वाघभट आता है, वाघभट क्या करता है, रणथंभौर पर पुनः अधिकार करता है। फिर आता है जयतरसी या जयसीमा, और जयसीमा और जयतरसी है उसी का जो तीसरा पुत्र था हमीरदेव चौहान। तो हमीरदेव चौहान की चर्चा की थी, जिसका शासनकाल 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक रहा था। रणथंभौर में कोई भी विकास हो, स्थापत्य विकास हो, कला साहित्य विकास हो, वो हमारे हमीरदेव चौहान ने किया था, बाकी शासकों ने कुछ नहीं किया। तो इतिहास में तो चर्चा उसी की होती है ना, जो कोई कार्य करता है, जो कोई काम करता है, तो वो हमारे इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर के चौहानों के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे हमीरदेव चौहान है।
फिर अमीर देव चौहान की हमने जनरल इंट्रोडक्शन की, इसके राशन कार्ड की बात की थी। तो इसके पिता का नाम जेतर सिंह, माता का नाम हीरा दे, पत्नी का नाम रंग दे और पुत्री का नाम पद्मला या देवल दे, घोड़े का नाम बादल। उपनाम मिलते हैं इसके हमें हाटी शासक, शरणागत की रक्षा करने वाला। और फिर इसकी एक रचना भी है श्रृंगार हार। इसके दरबारी विद्वान है विजयादित्य राघव देव, जो राघव देव है इसके गुरु हैं और इसके दरबार की भी शोभा बढ़ाया करते थे। फिर इसके बारे में हमें एक प्रचलित कहावत भी मिलती है इसके हट को लेकर, और ये अपने हट के कारण इतिहास में जाना गया कि सिय गमन सतपुरुष वचन, कदलत फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कि जैसे ये तिरिया तेल कदलत फलत वाली बात है, सतपुरुष वाली है, सिय गमन एक बार चला गया वापस नहीं आता, वैसे जो हमीर हट है वो भी एक बार ही होता है। और हमीर हट है जो कर लेता है, जो सोच लेता है ये हट कर लेता है, उसे करके ही छोड़ता है। शरणागत की रक्षा करने वाला भी कहा जाता है, इसका दूसरा उपनाम है शरणागत की रक्षा करने वाला। अगर किसी ने कोई गलती कर दी थी और उसे ये लगता था कि मेरे को यहाँ पे सजा मिल सकती है, तो मैं भागकर अमीर देव चौहान के पास चला जाऊं, वो मुझे शरण जरूर देगा, वो मेरी रक्षा करेगा, सहायता करेगा। अगले को इतना विश्वास होता था कि वो गलत है और उसने गलती कर दी, फिर भी अमीर देव चौहान के पास अगर चला गया तो वो इसकी रक्षा करेगा, सहायता करेगा। फिर साथियों हमने बात की थी हमीर देव चौहान की, जो जानकारी के स्रोत मिलते हैं उनसे। और हमीर देव चौहान ने दिग्विजय नीति का प्रयोग करके कुछ शासकों को भी पराजित किया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था जो साम्राज्य था उनका, जैसे धार के परमार भोज को और भीमरस के अर्जुन को और मेवाड़ के समर सिंह को, आबू के प्रताप सिंह को। उसके बाद इसने अपने जीवन में 17 युद्ध किए थे, किसी भी युद्ध में यह पराजित नहीं हुआ था, किसी भी युद्ध में नहीं हारा। और जो 17वां युद्ध था 1301 ईस्वी में, जिस युद्ध में यह पराजित हुआ, हारा, उस युद्ध में तो यह मर ही गया था। तो इसकी एक ये भी बात है, यह अपने जीवन में इसने कोई भी युद्ध नहीं हारा था। और इसने कोटियजनी यज्ञ का प्रयोग आयोजन करवाया, और जो कोटियजनी यज्ञ है उसका पुरोहित है, पंडित है, वो विश्वरूपम था। फिर इसका पहला आक्रमण है वो जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण होता है 1291 और 1292 ईस्वी में, जिसमें रणथंभौर दुर्ग है उसकी 8 से 10 महीने तक घेराबंदी रहती है। लास्ट में जो जलालुद्दीन खिलजी है वो हार कर और चला जाता है, क्योंकि यहाँ से दरवाजे नहीं खुलते हैं, दुर्ग खुलता ही नहीं है। तो साथियों जो जलालुद्दीन खिलजी है उसने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल बराबर भी महत्व नहीं देता। तो साथियों आगे की चर्चा करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।